इधर बच्चों किसी की भी आवाज नहीं आए, जिसको कुछ भी कहना हो हैंड राइज करे तब कहे। इधर तुम। बच्चों, अरे संजीव सर, ये पंखे बंद करवा दो, लाइटें ऑन कर दो। बच्चे तो अपने हिसाब से कुछ करते ही रहेंगे। लाइट जरूर ऑन कर देते हैं, अंधेरा हो। चलो खैर, सर वो देख लेना लाइट का, और आप ध्यान रहे कोई स्विच बिना परमिशन के टच ना कर। तो जैसा है वैसा बना रहे। जिसको दिक्कत हो पहले मुझसे बात करे। हाँ, ये लाइटें बस ऑन कर दो, बाकी ठीक है। अब बच्चों आप वापस इधर आ जाओ। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, उसको बहुत अच्छे से समझ लो। पीछे। हाँ, इधर। तुम दोनों, मैंने क्लियर बोला था, अभी तुमको टोका भी था। बहुत अच्छे से समझ लो जो मैं कह रहा हूँ। तो अब किसी की भी आवाज नहीं आ जाए। किसी को अगर कोई बहुत इमरजेंसी हो तो हैंड राइज करे तब बोले। जिसको यहाँ खड़े होने का शौक हो वो जरूर बोल सकता। ध्यान रहे अब किसी की भी आवाज नहीं आ जाए। ये बात समझ में आ गई? कोई ऐसा है, कोई ऐसा गधा है जिसको ये चीज समझ में नहीं आई हो? कोई भी हो पहले ही मुझे बता दो, वरना उस गधे को मुझे यहाँ खड़ा करना पड़ेगा। कोई है? क्यों? समझ में आया तुम्हें? अभी मैंने क्या कहा था? हर क्लास में तुम्हें टोकना पड़ता है। तुमसे ही कह रहा हूं मैं। आवाज नहीं आनी चाहिए मतलब नहीं आनी चाहिए। आगे बात समझ में? बच्चों अब मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लो। किसी की भी आवाज नहीं आए, ठीक है? बच्चों अब मैं आगे टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, उसे तुम देखो। आंसर मैंने लिख दिए हैं 44। इसमें आंसर आगरा, इसमें किसी को डाउट? ठीक है। 45, इसमें आंसर बॉम्बे, इसमें कोई डाउट बच्चों? बॉम्बे, इसमें कोई डाउट? ठीक है। 46, इसमें आंसर 6, किसी को भी डाउट? 47, इसमें आंसर बॉम्बे, इसमें किसी को डाउट है? बच्चों देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी तुम्हें निकालनी है। बच्चों ये प्रोसेस तुम्हें दी है, तो बच्चों बताओ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्रोसेस पे डिपेंड करती है क्या? बोलो बच्चों, आवाज नहीं आई। प्रोसेस पे डिपेंड करती है क्या? नहीं करती। नहीं करती। तो उसका हर प्रोसेस के लिए, हर प्रोसेस के लिए फॉर्मूला एन सी वी डेल्टा टी। ये बात समझ गए? ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स 1। गैस बच्चों डायटोमिक, बताओ डायटोमिक के लिए सीवी क्या होता है? डायटोमिक के लिए सीवी 5/2 R। अब टेम्परेचर चेंज, तो देखो, मान लो अगर वो ए से बी के लिए पूछता है, मान लो पहला ऑप्शन ए से बी, बताओ टेम्परेचर चेंज 400, फाइनल माइनस इनिशियल 400। अगर वो तुमसे कहता है कि भाई बी से सी के लिए बताओ,
तो 600 800 मतलब -200। अगर वो तुमसे कहता है भाई कंप्लीट प्रोसेस, तो बताओ साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू 0, तो कंप्लीट के लिए तो 0 होना चाहिए, वो गलत। सी ए, सी ए के लिए डेल्टा टी, बस डेल्टा टी की जगह ये रख दो, तुम्हारा आ जाएगा। कनेक्ट कर पाए? बोलो बच्चों, इसमें कहीं कोई तकलीफ? ठीक है बच्चों, इसमें इतने ही दिए थे, और भी दिए थे। तो साइक्लिक प्रोसेस में बच्चों हमने इतना डिस्कस किया था, आगे बच्चों में कंटिन्यू कर रहा हूं, उससे तुम देखो। केटीजी भी चलो करते हैं, उसका शायद अभी आ नहीं पाया है। तो ठीक है, आज चलो कुछ डिस्कस कर लेते हैं उसमें। ये वाला क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चन उसमें केटीजी में मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसे तुम देखो। बच्चों आंसर मैं कहां तक दे चुका हूं, कहां तक डिस्कस कर चुका हूं? 20। उसके बाद के आंसर मैं दे रहा हूं, उसे बच्चों देखो। बच्चों देखे 21 में आंसर तुम्हारा 2p0 बाई टी एन आर p0 अपॉन 3a पावर हाफ। 22 में आंसर 0.14। ठीक है, 23rd में आंसर e⁻1। 24 में आंसर 3π/8। 25 इसमें आंसर चेन्नई। 26 09। 28 बच्चों थ्योरेटिकल है अभी। 27 तक पहुंच नहीं। 26 27 में आंसर दिल्ली। 28 थ्योरेटिकल है। 29 आगरा इनकरेक्ट पूछा है इसमें, इनकरेक्ट हो जाएगा सी। 30 बच्चों ये दोनों थ्योरेटिकल हैं। 30 31 याद रहे, सबका फेस सामने रहे, किसी का भी इधर उधर ना मुड़े। सर सर जन से मतलब नहीं है, आवाज नहीं आनी चाहिए। पहले मैं क्लियरली लिखवा चुका हूँ, हर क्लास में तुम्हें टोकने की जरूरत ना हो। बच्चों आप देखो, मैं डिस्कस कर रहा हूं 21। बच्चों इसमें कोई दिक्कत? बच्चों देखो, से पूछा है मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर ये है। देखो बच्चों, पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? बोलो बच्चों, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो टी यहां से क्या आया? पीवी बाई एनआर। 21 पी। बच्चों प्रेशर तुम्हें कितना दिया है? P0 माइनस AV² P बाई एनआर। बच्चों ये चीज समझे, क्वेश्चन में बच्चों तुम्हें दिया है प्रेशर P0 माइनस AV² के हिसाब से वेरी कर रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? अब बच्चों बताओ, मैक्सिमम मिनिमा के लिए तुम क्या करते हो? डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। तो तुम्हें टेम्परेचर का मैक्सिमा निकालना है, क्या करोगे? टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, वहां से टी इक्वल टू पीवी बाई एनआर। अब मुझे टेम्परेचर का फंक्शन चाहिए, तो प्रेशर की जगह जो मुझे दिया है मैंने रख दी। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए बच्चों dt बाई dv 0। dt बाई dv 0, इसको डिफरेंशिएट करो। P0 V
उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पी नॉट। वी का डिफरेंशिएशन 1, ए वी क्यूब, ए वी क्यूब। बच्चों बताओ वी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3ab², तो माइनस का 3ab² अपॉन एन आर, 0। dt बाई dv बच्चों तुम्हारा ये आया 0। से 0 रख के सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या निकला, पी नॉट बाई 3a का अंडर रूट। ये समझ गए? तो बच्चों वॉल्यूम तुम्हारे पास ये आया, इसका मतलब इस वॉल्यूम पे तुम्हारा टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम। बच्चों फिर समझ में ये निकालना है कब तुम्हारा टेम्परेचर मैक्सिमम है। कब टेम्परेचर मैक्सिमम है, तो टेम्परेचर का फंक्शन निकाला dt बाई डी 0, dt बाई डी 0, इसका डिफरेंशिएशन 0 किया, वॉल्यूम ये आया। इस वॉल्यूम को यहां तुम रख दोगे तुम्हारे पास आंसर आ। बच्चों समझ गए? आगे इस वॉल्यूम को यहां पुट करना है, तुम्हारा आंसर आ जाए। कर पाओगे? थोड़ा भाग आगे का कर लोगे? ठीक है। 22 बच्चों, इसमें कोई डाउट? ठीक है ना? एक आध किसी का डाउट हो मुझसे क्लास के बाद। 23 बच्चों, इसमें कोई डाउट को भी? 24 इसमें बच्चों डाउट? 24, 25 इसमें बच्चों को डाउट? 26 इसमें बच्चों को डाउट? 27, 26 बच्चों याद करो जो तुम्हारी क्विज हुई है, यही क्वेश्चन था, आंसर भी डिस्कस भी किया था हमने। डाउट रहे तो मुझसे क्लास के बाद, बार क्विज हुई थी बच्चों, इसे हटा दो। अब 27 इसमें कोई डाउट बच्चों? 27, 28 बच्चों, ये 27 बच्चों, 27 में डिस्कस कर रहा हूं, इसे देखो। तो याद करो कल क्विज में एक क्वेश्चन आया था जिसमें एक का टेम्परेचर 300, एक का टेम्परेचर 600 किया, याद आया? उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। पैटर्न कैसा है बच्चों, देखो। तो आइडेंटिकल ग्लास वाल्व इंटरकनेक्टेड बाय ए ग्लास ट्यूब, गैस एनटीपी। एनटीपी का मतलब बच्चों बताओ टेम्परेचर क्या होता है? एनटीपी में टेम्परेचर 73। तो पहले दोनों में क्या था, दोनों में 73 टेम्परेचर पे गैस थी। दोनों एक जैसे बल्ब हैं, वॉल्यूम सेम है, दोनों का प्रेशर सेम होगा। ठीक है भाई? आगे वन बल्ब इज आइस, बच्चों बताओ आइस का टेम्परेचर क्या लेके चलते हो? आइस का टेम्परेचर 0, 0 को केल्विन में, तो यानी कि एक का टेम्परेचर वही रखा, उसको आइस में रख दिया, मतलब टेम्परेचर वही 273 रखा। फिर आगे एनोदर बल्ब उसमें गर्म में रख दिया है, प्रेशर 1.5 टाइम्स हो गया, इसको मान लो टी टेम्परेचर पे रख दिया, प्रेशर कितना हो गया, 1.5 टाइम्स। तो मैं निकालना है कि इस गर्म वाले का टेम्परेचर क्या होगा। उस वाले में तुम्हें टेम्परेचर दे रखा था, प्रेशर निकाला था, याद हो 4/3 आया था, 4/3 ATM, कल ही क्वेश्चन डिस्कस किया। अब इसमें प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर निकालना। जो तरीका क्या रहता है, नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व, N1 प्लस N2, N1 डैश N2 डैश। बच्चों बताओ पीवी इक्वल्स टू N इक्वल टू पीवी बाई आर टी। अब इसका अगर मैं लिखता हूं इसका, तो पहले एनटीपी, एनटीपी पे बच्चों प्रेशर कितना होता है, 180 या पी मान लो, तो पहले प्रेशर पी, वॉल्यूम वी, एन इक्वल टू पी बाई आर टी। आर वैसा का वैसा, टेम्परेचर 273, पहले प्रेशर पी, वॉल्यूम वी, आर वही 273। पहले तो दोनों एक जैसे थे, बाद में ये अभी भी वैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये वैसा ही है, बट प्रेशर बदल गया।
1.5 पी बी आर और टेम्परेचर वही 273। दूसरे वाले में प्रेशर 1.5 पी, वॉल्यूम वही आर, टेम्परेचर निकालना। बच्चों फिर देखो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, एन इक्वल टू पीवी बाई आर टी। पहले प्रेशर पी, वॉल्यूम वी आर और टेम्परेचर पी वी आर, टेम्परेचर दोनों एक जैसे। बाद में देखोगे तो प्रेशर 1.5 गुना कर दिया, तो 1.5 पी, वॉल्यूम वही रहा आर, आइस वाले का टेम्परेचर वही रहा है 73 लिखा, दूसरे का टेम्परेचर नहीं पता, मैंने टी लिखा। अब इसमें तुम देखोगे पीवी, हाँ पीवी पूरा कट जाएगा, आर भी कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, 1 और 1 बाई 273, 1.5 273 और 1.5 अपॉन टी। आगे बच्चों गुणा भाग कर लोगे, इसको उधर भेज के थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना है। आंसर याद केल्विन में आएगा, किस आंसर किस में आएगा, केल्विन में। हमारे पास ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में है, तो क्या करोगे, 73 सब्ट्रैक्ट करोगे। समझ गए बच्चों, कहीं कोई तकलीफ, चले आगे। ठीक है, 28 बच्चों थ्योरेटिकल सा है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एवरेज काइनेटिक एनर्जी यूज इंडिकेट केल्विन टू काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल। ठीक है, लीड टू ए क्वेश्चन, डज ए सिंगल पार्टिकल हैव ए टेम्परेचर। तो बच्चों मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों बताओ, वाटर किस फेज में होता है, बच्चों वाटर किस फेज में होता है, लिक्विड। सर ठीक है, वाटर किस फेज में होता है, लिक्विड। H2, H2 क्या होता है, गैस। वाटर लिक्विड, मान लो आयरन सॉलिड, कोई तकलीफ। ठीक है, अब बच्चों एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन का आंसर, मैंने बोला मेरे पास एक आयरन मॉलिक्यूल, हैंडराइज करके आंसर देना, एक आयरन मॉलिक्यूल है, वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, तो आंसर देना चाहे हैंडराइज करके आंसर। एक आयरन मॉलिक्यूल, सॉलिड लिक्विड गैस, क्या होगा, कुछ भी नहीं, किसने बोला, एक बार हैंडराइज करे, हाँ बोलो। बच्चों बिल्कुल करेक्ट है, बच्चों ध्यान से समझो, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस बहुत सारे मॉलिक्यूल को साथ में रख के डिफाइन कर दो। जैसे हाइड्रोजन है, बच्चों बताओ क्या होती है, उसी का टेम्परेचर डाउन करते जाओ, ये लिक्विड बन जाएगी, उसी का टेम्परेचर और डाउन करो, क्या बन जाएगा, सॉलिड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का फेज उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है, वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, उसके फोर्सेस पे डिपेंड करेगा। एक सिंगल मॉलिक्यूल है, उसके लिए हम सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी डिफाइन नहीं कर पाए, उसके लिए हम सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते। सब मिलके अपना क्या फेज बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि उनका फेज क्या है। जैसे मैंने बोला, एक सिंगल H2O मॉलिक्यूल, उसका फेज क्या होगा, सिंगल वाटर मॉलिक्यूल बताओ उसका फेज क्या होगा, फाइन नहीं। सिंगल हाइड्रोजन एटम या मॉलिक्यूल क्या फेज होगा, नहीं डिफाइन है। पीछे ये चीज क्लियर है। अब वापस देखो, ऐसे इन्होंने बोला एक सिंगल एटम है, सिंगल एटम का हम टेम्परेचर डिफाइन कर सकते क्या, जो टेम्परेचर बहुत सारे मॉलिक्यूल की एनर्जी की वजह से आता है, सिंगल मॉलिक्यूल टेम्परेचर। इन्होंने यही पूछा है कि सिंगल मॉलिक्यूल के हिसाब से उसका टेम्परेचर बता सकते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल के टेम्परेचर खास मतलब नहीं बनता। ये पॉइंट बच्चों भी क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों 29, 29 बच्चों इसमें कोई डाउट, 30 बच्चों इसमें कोई डाउट, 30 थ्योरेटिकल सा ही है। बच्चों जैसे तुमसे बोला है, द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस गैस इन अर्थ चेंजेस समवॉट विद एल्टीट्यूड, एक्सपेक्ट द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन हाई एल्टीट्यूड।
यहां देखोगे इस रूम में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सारी गैसें। अब मान लो हाइट पे जा रहे हो, हाइट पे जा रहे हो, तो अब तुम्हें प्रोपोर्शन बताना है कि ऑक्सीजन का कम होगा या बढ़ेगा। जो ऑक्सीजन भारी गैस रहती है, भारी चीजें, हल्की चीजें ऊपर रहेंगी। बिल्कुल साइजली देखोगे, ज्यादा हाइट पे जाओगे तो ऑक्सीजन का प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हल्की गैसें हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ज्यादा होंगी। जैसे हीलियम बैलून छोड़ते हो, कहाँ जाता है, हीलियम हल्की गैस है, ऊपर की तरफ ज्यादा होगी। ऐसे ही हाइड्रोजन बैलून छोड़ कहाँ जाता है, ऊपर। तो हल्की गैसें ऊपर होंगी, भारी गैसें नीचे। अब 31st बच्चों, इसमें तुम है जैसे तुम्हारे पास चिप्स का पैकेट है, ट्रैकिंग करने जा रहे हो, बहुत ज्यादा हाइट पे जा रहे हो, चिप्स के पैकेट मान लो फट गए, वहां पे जाके हाइट पे जाके बस्ट हो गए। बच्चों वो क्यों बस्ट हो जाएंगे हाइट पे जाके, प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे हीलियम बैलून तुमने छोड़ा, ऊपर जाएगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऊपर जाके वो बस्ट हो जाता। ऐसे तुम चिप्स पैकेट ले गए, पैकेट में तुम्हें भी पता है कि चिप्स से ज्यादा हवा रहती है, से ज्यादा उसमें हवा रहती है। अब हवा जो रहती है वो ऊपर ले जाओगे, पर कम प्रेशर की वजह से वो फैलना चाहेगी, फैलना चाहेगी, बस्ट हो जाएगा तुम्हारा चिप्स का पैकेट। भाई इसमें बता बच्चों, अभी ये क्लियर है। बच्चों केटीजी अपना समाप्त होता है, इसमें बात क्वेश्चन रह गया हो सकता है इसमें बच्चों, अभी कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब बच्चों जो अपना टॉपिक चल रहा था वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, उसे तुम देखो। ठीक है, देखो बच्चों, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में बच्चों बताओ, इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होगी, सेम। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, तो डेल्टा क्यू किसके बराबर आ गया, वर्क डन। तो वर्क डन किसके बराबर होगा, नेट हीट एक्सचेंज। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब अगर मान लो पीवी डायग्राम क्लॉकवाइज साइकिल हो तो वर्क डन, एंटी क्लॉकवाइज हो तो नेगेटिव। साइकिल के अंदर का एरिया क्या देता है, साइकिल के अंदर का एरिया वर्क डन। ये पॉइंट क्लियर है? अब बच्चों इस पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, देखो इसे बच्चों ड्रॉ कर लो। बच्चों वॉल्यूम प्रेशर ग्राफ है, इस तरह से ग्राफ है। यहां इस पॉइंट पे वॉल्यूम V1, इस पॉइंट पे प्रेशर P1, इस पॉइंट पे प्रेशर P2, इस पॉइंट पे वॉल्यूम V2। बच्चों डायग्राम ड्रॉ कर लें, और याद रहे सबका फेस सामने रहे, आवाज किसी की भी नहीं आए। बच्चों क्वेश्चन में तुम लिख लो, कैलकुलेट वर्क डन बाय गैस इन ए कंप्लीट साइकिल। तो पूरे साइकिल के लिए तुम्हें क्या निकालना है, वर्क डन। साइकिल के लिए वर्क डन निकालना है। आंसर बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब डिस्कस करते हैं। ग्राफ के अंदर का एरिया तुम्हें क्या देता है, वर्क डन। ग्राफ के अंदर का एरिया, बच्चों केवल पहले मुझे साइन बताओ, क्लॉकवाइज साइकिल है या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में वर्क प्लस या माइनस। बच्चों समझो, वीपी ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, मैंने बोला था वीपी में रिजल्ट उल्टा हो जाए। तो वीपी में क्लॉकवाइज साइकिल में वर्क डन क्या आएगा। अगर मैं पूछता हूँ वर्क डन का साइन बताओ क्या होगा, ये क्लियर है? तो वर्क डन का साइन निगेटिव, ये चीज ठीक है। अब मुझे वैल्यू निकालनी है, साइकिल के अंदर का एरिया वर्क डन देगा, ये एरिया तुम्हें निकालना।
बच्चों बताओ इलिप्स के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? पाई ए बी। तो अगर मैं वर्क डन लिखता हूं तो पाई ए बी, लेकिन माइनस साइन के साथ, माइनस पाई ए बच्चों इस पूरे का आधा, ये पूरा कितना होगा? P2 माइनस P1 बाई 2। ऐसे भी लिखता हूं इस पूरे का आधा, तो V2 माइनस V1 बाई 2 खत्म। बच्चों ए और बी होते हैं सेमी मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। बच्चों पूरा अगर मैं लिखता हूं वो है V2 माइनस V1, अपने पास P2 माइनस P1, इसका आधा हमें लेना पड़ेगा। इलिप्स का एरिया बच्चों पाई ए बी, क्या हुआ? पाई ए बी आ गया। बच्चों आंसर ये हो जाएगा। अभी इसमें किसी को दिक्कत? कितना क्लियर है? कोई डाउट है मुझसे पूछ लो सर। हाँ बोलो, कोई डाउट हो तुम्हें? अभी ये क्लियर है? डाउट है पूछो आराम से। ठीक है, और कोई नहीं बोले बट ओके। बच्चों इसे अब मैं हटा रहा हूं। इसके बाद बच्चों ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। बच्चों पी वी ए बी सी डी, यहाँ P1 V1 T1, P2 V2 T1, P3 V3 T2। बच्चों ये Q1 Q2 लिखने की जरूरत नहीं है। ग्राफ ड्रॉ करना, P1 V1 T1, P2 V2 T1, P3 V3 T2, P4 V4 T2। ड्रॉ कर लिया? कर लो। बच्चों ये कार्नोट इंजन का ग्राफ है, नीचे लिखा हुआ है कार्नोट साइकिल फॉर हीट इंजन। इस पर्टिकुलर साइकिल को हम नाम बोलते हैं कार्नोट साइकिल, उसी का ग्राफ है। इसमें बच्चों जैसे मैंने नीचे लिखा है ईडी और एबी, ईडी और एबी हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस है। ऐसी बच्चों डी ए और बी सी ये तुम्हारी एडियाबेटिक प्रोसेस है। और एन तुम्हारे पास है नंबर ऑफ मोल्स, एन तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल। पीछे तुम दोनों डिस्कशन में चीज को बहुत अच्छे से है, तुम आगे बैठ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो आपस में। ओके, अब बच्चों मैं कुछ चीजें तुमसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ। बच्चों B2C प्रोसेस, B2C प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है? बोलो बच्चों।
आवाज नहीं आई बच्चों? B2C प्रोसेस, अभी भी आवाज नहीं आई? ठीक है, कौन सी प्रोसेस है? एडियाबेटिक। अब मुझे बताओ, एडियाबेटिक में नेट हीट एक्सचेंज क्या होता है? जीरो। तो B2C प्रोसेस में कोई हीट अंदर आई क्या? कोई हीट बाहर गई क्या? ठीक है, तो अगर मैं पूछता हूं डेल्टा क्यू, बच्चों ये एग्जांपल लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, इसके बाद फिर मैं चीजें डिस्कस करूं। ठीक है सर, अब बच्चों इसमें लिख लो, कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट इफिशियंसी ऑफ साइकिल, कैलकुलेट इफिशियंसी ऑफ साइकिल। बच्चों मैंने तुम्हें बताया था, जैसे मान लो ये कोई साइकिल है, ठीक है बच्चों, ये एडियाबेटिक, बताओ एडियाबेटिक में हीट एक्सचेंज जीरो, इसमें हीट एक्सचेंज जीरो। मान लो इसमें कुछ 50 हीट अंदर आई, इसमें 20 हीट बाहर गई। बच्चों बताओ, 50 हीट अंदर आई, 20 हीट बाहर गई, इस साइकिल में डेल्टा यू तुम्हारा क्या होता है? पूरे साइकिल का डेल्टा यू जीरो। तो 50 में से 20 बाहर चली गई, साइकिल के अंदर कितनी रही? 20। डेल्टा क्यू, डेल्टा यू प्लस वर्क डन, ये चीज जीरो। साइकिल के अंदर कितनी रही? 50 माइनस 20, तो वर्क डन कितना आया? और हीट सप्लाइड 50। तो इफिशियंसी कैसे लिखोगे? वर्क डन अपॉन पॉजिटिव हीट। तो वर्क डन तुम्हारे पास कितना है? 30, और पॉजिटिव हीट तुम्हारे पास 50। ऐसे ही करते हो? तो बिल्कुल वैसे ही अब करना है, देखते हैं। बच्चों अब इसमें तुम देखो, बच्चों देखना, डेल्टा क्यू B2C, बोलो बच्चों क्या होगा? डेल्टा क्यू B2C, बोलो। आवाज नहीं आई? जीरो। जीरो है क्योंकि प्रोसेस कौन सी है? एडियाबेटिक। ऐसे बताओ, डेल्टा क्यू D2A कितना होगा? जीरो। कोई तकलीफ? ठीक है, अब वापस समझो, ए से बी, ए से बी कौन सी प्रोसेस है? तो पूरे में टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ T1 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 T1, तो यहाँ भी T1। ये भी आइसोथर्मल है, T2 T2 T2, पूरे में T2। बच्चों बताओ आइसोथर्मल के लिए डेल्टा यू किसके बराबर होता है? डेल्टा यू, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज आइसोथर्मल में जीरो। इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होती है? जीरो। तो हीट किसके बराबर हुई? वर्क के। और आइसोथर्मल में वर्क का क्या फॉर्मूला था? एनआरटी लॉग वी फाइनल बाई वी इनिशियल। तो आइसोथर्मल में जो वर्क होगा वही हीट होगी। अब अगर मैं ए से बी में हीट लिखता हूं, तो वर्क के बराबर होगा, और वर्क का फॉर्मूला बच्चों NRT1 लॉग फाइनल वॉल्यूम V2 इनिशियल वॉल्यूम V1। ये कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? ऐसे ही डेल्टा क्यू, अगर मैं सी से डी लिख रहा हूं, सी से डी, तो वो वर्क डन के बराबर ही होगा, और वो कितना होगा? NR। बच्चों बताओ यहां टेम्परेचर कितना है? T2। फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम V4, इनिशियल V3। ये चीज समझ गए? अब वापस समझो, V4 V3 कौन कम है? V4 और V3 में कम कौन है? V4 कम है। तो अब बच्चों लॉ की प्रॉपर्टी होती है, इसको मैं रिवर्स करके ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस NRT2 लॉग V3 बाई V4। ये डेल्टा क्यू सी डी आ गया। ये चीज समझ गए? इतना बच्चों छाप लो, फिर देख।
हर एक प्रोसेस की बच्चों तुम हीट समझ गए। अब जैसे मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था, 50 हीट आई, 30 बाहर गई, वर्क डन कितना था, 50 माइनस 20, 30। इफिशियंसी कैसे निकाली थी, 30 अपॉन पॉजिटिव वाली हीट। तो वैसे ही बच्चों, यहाँ हीट अंदर आई है इतनी, यहाँ हीट बाहर गई है इतनी, नेट हीट हो जाएगी इन दोनों का एडिशन, तो हो गया वर्क डन। इफिशियंसी चाहिए तो इसी भाग दे दोगे तो तुम्हारे पास इफिशियंसी आ जाएगी। कर लो फटाफट, पहले इतना कर लो। एडियाबेटिक प्रोसेस में नेट हीट एक्सचेंज जीरो मानते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस मैंने लिख रखा है। एडियाबेटिक प्रोसेस की खासियत ये एक्सचेंज नहीं होता। बच्चों इतना कर लिया सबने। बच्चों इसको फिर मैं साइड कर रहा हूं, देखो अब डायग्राम बस साइड किया है, डायग्राम तो बना ही चुके होंगे। अब अगर मुझे इफिशियंसी चाहिए, इफिशियंसी ईटा वर्क डन अपॉन पॉजिटिव हीट, वर्क डन अपॉन पॉजिटिव हीट, वर्क डन बच्चों नेट हीट एक्सचेंज के बराबर, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो एन आर टी वन लॉग वी टू बाई वी वन माइनस एन आर टी टू लॉग वी थ्री बाई वी फोर अपॉन पॉजिटिव हीट। पॉजिटिव हीट ये वाली है, पॉजिटिव हीट ये वाली है, इसे तुम लिखोगे लॉग वी टू बाई वी वन। इतना बच्चों और कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। सर छे बीच वाली बेंच, सेकंड लास्ट, तुम खड़े हो जाओ वहां पे, हर बार से देख रहा हूँ, बार बार पीछे, सामने की तरफ फेस होना चाहिए, वरना आके यहाँ खड़े हो जाओ। एक बार पहले भी टोक चुका हूँ, बार बार देख रहा हूँ, गर्दन किसी सामने की तरफ फेस रहे। बात समझ में आ पाई तुम्हारे? पक्का? सारे कंप्लीट है? आज क्लास के बाद रुक के बैठ जाओ। ये वाला देखो, V4/V3, इसको तुम लिख सकते हो V3/V4 की पावर -1। इस माइनस को बाहर ले लो, माइनस यहाँ। इतना बच्चों कंप्लीट कर लो। ओके, अब बच्चों वापस देखो, ईटा, इस चीज को बच्चों में डिवाइड कर रहा हूं, इस चीज को बच्चों अगर मैं डिवाइड करता हूं तो देखो एनआर 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 सब तरफ से कट गए, ये पूरा टर्म सेम है। यहां तुम्हारे पास बचेगा 1 माइनस, यहां एनआर कट जाएगा, तो T2/T1 लॉग V3/V4 लॉग V2/V1। क्या आया? अब बच्चों ये प्रूफ हो जाएगा, कैसे प्रूफ होगा मैं बताऊंगा, और अभी समझो। V3/V4 बराबर होगा V2/V1, V3/V4 इसके बराबर होगा V2/V1 के। कैसे आएगा वो मैं बाद में बताऊं। ये दोनों बराबर हैं, कट गए, कट गए, तो फाइनली इफिशियंसी तुम्हारे पास क्या आ गई, 1 - T2/T1, 1 - T2/T1। इतना बच्चों कंप्लीट कर लो, फिर मैं वापस डिस्कस करता हूं।
सर जो कर लिया इतना, कर लो। अब बच्चों याद करो, इतना कर लिया ना, कर लिया सबने, ठीक है। अब वापस बच्चों देखना, ये अपने पास ओरिजिनल ग्राफ था बच्चों T1 T2। याद करो बच्चों, आइसोथर्मल में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ये T2, ये T1, तो मान लो ये T1, ये T2। बच्चों बताओ, जो ग्राफ ऊपर होता है उसका टेम्परेचर कम या ज्यादा? तो उस ग्राफ में देख के बताओ T1 और T2 कौन सा ग्राफ ऊपर है, तो किसका टेम्परेचर ज्यादा हुआ? तो टेम्परेचर ज्यादा T1, इसको मैंने बोल दिया हाई टेम्परेचर। क्या बोल दिया? हाई टेम्परेचर। और इसको मैंने बोल दिया लो टेम्परेचर। तो जो ग्राफ ऊपर है उसका टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा। जो ग्राफ नीचे उसका टेम्परेचर कम। तो T1 तुम्हारा हो गया हाई टेम्परेचर, T2 तुम्हारे पास हो गया लो टेम्परेचर। तो इसी को बच्चों में ऐसे भी लिख सकता हूं, इफिशियंसी जो होगी वन माइनस लो टेम्परेचर अपॉन हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर अपॉन हाई टेम्परेचर। एल से मतलब लो टेम्परेचर का पूरा लॉ, और ये हाई, तो लो टेम्परेचर अपॉन हाई टेम्परेचर। अब बच्चों पूरी कहानी का अगर मैं कंक्लूजन बताऊं, जो साइकिल मैंने बताई थी उस साइकिल का क्या नाम था? बोलो बच्चों, साइकिल का क्या नाम था? कारनोट साइकिल। कारनोट साइकिल उस पर लिखा हुआ था। तो उस कारनोट साइकिल की इफिशियंसी सब कुछ गुणा भाग करने के बाद, सॉल्व करने के बाद क्या आएगी? 1 - T लो अपॉन T हाई। ये फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में फिट होना चाहिए। कारनोट साइकिल अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ जाते। तो फिर भी मैंने पूरा डेरिवेशन बता दिया है, फाइनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फिर बताओ, कारनोट साइकिल के लिए, कारनोट साइकिल के लिए एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला आया? 1 - T लो अपॉन T हाई। T1 T2 हटा दिए, हो सकता है क्वेश्चन में तुम्हें पता ही नहीं सा T1 सा T2। उससे बेटर ये है, दिमाग में ये रखो, लो टेम्परेचर अपॉन हाई टेम्परेचर, 1 - लो टेम्परेचर अपॉन हाई टेम्परेचर, एफिशिएंसी आ गई। अब पूरी प्रोसेस अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं, से तुम देखो, देखो इसमें दो एडियाबेटिक प्रोसेस है, हीट एक्सचेंज जीरो। तो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में डेल्टा यू जीरो, तो हीट वर्क के बराबर nR T1 log V2/V1 nR T2 log V4/V3। इसको बच्चों ध्यान से देखो, इसको V4/V3 को मैं लिख सकता हूं V3/V4 की पावर -1। उस माइनस को बाहर ले लो तो ये आ गया। ये तुम्हारी पॉजिटिव हीट है, ये निगेटिव हीट है। वर्क डन होगा इन दोनों का एडिशन से 50 में से 30 सब्ट्रैक्ट किए थे, अपॉन पॉजिटिव हीट 50, डिवाइड किया, डिवाइड किया, ये टर्म 1 हो गया, ये आ गया। बच्चों सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे वो अभी मैं हिंट दूं। V3/V4 V2/V1 के बराबर होता है, ये कट जाएगा, फाइनल आंसर ये आ। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। अब ये कैसे प्रकट होता है वो थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, इसे बच्चों देखो, इस वाले को मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसे देखो। बच्चों बताओ, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पीवी गामा क्या होता है? पीवी गामा कांस्टेंट। ऐसे ही टेम्परेचर के टर्म्स में लिखोगे तो क्या होता है? टेम्परेचर के टर्म्स में टीवी गामा -1 कांस्टेंट, टीवी गामा -1 कांस्टेंट। ठीक है। अब वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो देखो।
बच्चों ये तुम्हारे पास, अब इसमें देखो बच्चों, साथ साथ करते चलें। और प्रोसेस, प्रोसेस B2C, तो बच्चों मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, ई वी पावर गामा -1 कांस्टेंट, ई वी पावर गामा -1 कांस्टेंट। बच्चों अप्लाई करता हूं, देखो B2C में T1, T1 की पावर गामा -1, T2, T2 की पावर गामा -1। ये पॉइंट क्लियर है। अब फॉर फॉर एडी, एडी प्रोसेस, तो एडी या डीए बात एक ही है। एडी या डीए बच्चों कौन सी प्रोसेस है? एडियाबेटिक। कोई फॉर्मूला, तो ए से डी लगा रहा हूं, यहां टेम्परेचर क्या है? T1, ठीक है ना उसी में बच्चों यहां मिस्टेक है। T2, T2, T3, T3, अब ठीक है। T2 बच्चों टेम्परेचर तो T1 ही था। बच्चों देखो T1 वॉल्यूम कितना है? V2, तो T1 V2 की पावर गामा -1, और यहां तुम्हारे पास आएगा T2 T3 की पावर गामा माइनस। देखो इसमें T1 V2 की पावर गामा -1, T2 T3 की पावर गामा -1, T1 V2 की पावर गामा -1, T2 पावर गामा -1। ऐसे ही अब एडी में देख रहे हैं, एडी में तो T1 T1 की पावर गामा -1, और वहां देखोगे तो T2 T4 की पावर गामा -1। सेकेंड, ये पॉइंट बच्चों समझे। अब दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो दोनों को बच्चों अगर मैं डिवाइड करूंगा, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, T1 कट गए, T2 कट गए, हमारे पास क्या बचा? V2 बाई V1 गामा -1, V3 बाई V4 गामा -1, गामा -1 गामा -1 हटा दो, हमारे पास फाइनली वही आ गया जो मैंने डायरेक्ट लिखा। बच्चों काफी लेंथी और टफ डेरिवेशन, डेरिवेशन कोई ज्यादा काम का नहीं, तुम्हें क्या सीखना है वो समझो। दो चीजों पे क्वेश्चन बन, एक इफिशियंसी का फॉर्मूला, इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या निकला? 1 - टी हाई। दूसरा बच्चों कई बार वो तुमसे ये रिलेशन पूछे, ग्राफ दे देगा और पूछेगा V1 V2 और में रिलेशन बताओ, तो रिजल्ट बस तुम याद रख लोगे, हम चल समझ के बच्चों। एक फाइनल रिजल्ट याद रखना है और एक ये वाला रिजल्ट याद, इन दो पे ही क्वेश्चन तुम्हारा बनता। बाकी थोड़े बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं, तुम समझ ही जाओगे कि एडियाबेटिक में हीट एक्सचेंज सब कर लो। अब ये क्लियर है। बच्चों अब मैं इसे हटा दूं, ठीक है, कर लो चलो। इसके बाद बच्चों तुम नेक्स्ट हेडिंग लिख लेना, हीट इंजन, हीट इंजन। तो बच्चों अब हीट इंजन, हीट इंजन तुम्हारा क्या होता है? बच्चों जैसे तुम गाड़ी यूज करते हो पेट्रोल वाली डीजल वाली, तो भी यूज करते हो, इलेक्ट्रॉनिक वाली छोड़ दो, डीजल और पेट्रोल की जो तुम गाड़ी यूज करते हो वो टेक्निकली तुम्हारा हीट इंजन होता है। क्या होता है इसको टेक्निकली तुम क्या बोलते हो? टेक्निकली क्या बोलते हो? हीट इंजन। समझ गए? अब
बच्चों पेट्रोल जलने से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। वो हीट इंजन में जाती है। इसमें जाएगी इंजन में। इंजन क्या करता है, जैसे अभी हमने सीखा 50 हीट मैंने भेजी, 50 हीट मैंने भेजी, 30 तो उसने वर्क कर लिया, तो बाकी 20 का क्या किया, बाकी 20 का क्या किया? बच्चों वापस समझ, इंजन है, इंजन, इंजन में तुमने पेट्रोल भेजी, पेट्रोल से इनडायरेक्टली तुमने हीट भेजी, हीट भेजी, तो तुमने 50 हीट भेजी, 30 उसने गाड़ी चलाने में यूज कर ली, बाकी 20 वेस्टेज है, वो साइलेंसर के थ्रू बाहर निकल जाती। साइलेंसर से तुम देखते हो गर्म हवाएं निकलती हैं, तो एक तरीके से हीट बाहर निकल रही। समझ के बच्चों? ठीक है, वापस समझो बच्चों, ये तुम्हारा हीट इंजन, तुमने इसमें हीट भेजी 200, गाड़ी चली तुम्हारी 50, तो बाकी हीट कहां गई? बाकी हीट साइलेंसर या वेस्टेज चली गई, तो बाहर कितनी हीट निकली? 150। तो बच्चों बताओ, जो साइलेंसर से धुआं निकल रहा है वो तुम्हारे कोई काम में आ रहा है? वो तुम्हारे कोई भी काम में आ रहा है? उससे तुम घर में खाना वगैरह कुछ बना पा रहे हो? इसी तरह से क्या है, वेस्टेज। इसी तरह से बच्चों क्या है, वेस्टेज। तो तुमने 200 हीट भेजी, 50 उसने काम किया, इफिशियंसी क्या होगी? वर्क अपॉन हीट सप्लाई। बच्चों ये पॉइंट क्लियर है? तो हीट इंजन क्या करता है, हीट को यूजफुल मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा। हीट को बच्चों किस में कन्वर्ट करेगा? यूजफुल मैकेनिकल वर्क में। अब यहां इंजन वर्क करता है, इंजन वर्क करता है, तो वर्क डन बाई सिस्टम प्लस या माइनस? वर्क डन बाई सिस्टम प्लस या माइनस? प्लस। अगर पॉजिटिव वर्क चाहिए तो पीवी साइकिल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। बच्चों अब पॉइंट बना के लिख लो, हीट इंजन, इट कन्वर्ट हीट एनर्जी, it convert heat energy into useful mechanical work, it convert heat energy into useful mechanical work। बच्चों अभी भी मैंने समझाया, हीट इंजन तुम्हारा क्या करेगा, हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा। वो किस में कन्वर्ट करेगा? वर्क में। नेक्स्ट, इट फॉलोज क्लॉकवाइज साइकिल इन पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम में ये कौन सी साइकिल फॉलो करेगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों फॉलो कर रहा है? क्योंकि यहाँ इंजन वर्क कर रहा है, इंजन वर्क कर रहा है, तो वर्क डन बाई सिस्टम प्लस, वर्क डन बाई सिस्टम प्लस, तो पॉजिटिव वर्क के लिए हमें क्लॉकवाइज साइकिल चाहिए। ये पॉइंट बच्चों क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों जैसा अभी मैंने समझाया, मान लो ये रूम है, इसमें पेट्रोल बर्न हो रही, जहां पेट्रोल जलेगी वहां टेम्परेचर कम या ज्यादा? ज्यादा। तो यहाँ हाई टेम्परेचर है, इसे लिखो मत, केवल समझ लो, हाई टेम्परेचर TH। ये तुम्हारा इंजन, उसने क्या किया, हाई टेम्परेचर से हीट ली QH। अब उसके बदले उसने कुछ वर्क कर लिया, और बाकी हीट क्या की, बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी। बच्चों बताओ, जहां पेट्रोल जल रही है वहां टेम्परेचर कम या ज्यादा? जहां पेट्रोल जल रही है वहां टेम्परेचर कम या ज्यादा? ज्यादा। और तुम बाहर बची हुई गैसेस छोड़ रहे हो, तो बाहर का टेम्परेचर कंपेरेटिवली कम या ज्यादा? कम। तो बाहर जब तुम गैसेस छोड़ रहे हो तो TL, लो टेम्परेचर, और जो हीट छोड़ रहे हो वो QL। भाई मान लो तुमने 200 हीट यहां से ली, मान लो 130 यहां वापस फेंक दी, तो वर्क कितना किया? वर्क कितना किया? 70। इफिशियंसी 70/200। आगे बच्चों लिख लो ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम। ये बच्चों हीट सोर्स, हीट सोर्स, टेम्परेचर TH, हीट सोर्स मतलब यहां पेट्रोल वगैरह कुछ चल रही है,
वो तुम्हारा हीट सोर्स। इस हाई टेम्परेचर पे तुमने QH हीट ली। हीट कितनी ली तुमने? QH। ये तुम्हारा इंजन है। अब इंजन ने QH हीट ली, उसमें से कुछ तो वर्क कर दिया, बाकी एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया। तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होगा तो TL, और जो लो टेम्परेचर पे हीट छोड़ रहे हो वो QL। L मतलब लो, H मतलब हाई। और जहां बची हुई हीट रिलीज कर रहे हो उसको सिंक बोल। तो यहां तुम्हारा हीट सोर्स है, मतलब यहां डीजल पेट्रोल को जल रहा है। डीजल पेट्रोल को जल रहा है तो हाई टेम्परेचर होगा TH। हाई टेम्परेचर पे जो हीट ले रहे हो वो QH। अब मान लो 200 हीट यहां से ली, 70 वर्क किया तो 130 रिलीज करोगे। तो 200 होगी 70 प्लस 130 के बराबर। तो किसके बराबर होगी? 70 प्लस 130। तो एनर्जी कंजर्वेशन से बोल सकते हो QH 12 प्लस W के बराबर। QH तुम्हारा QL प्लस W के बराबर। बच्चों हीट इंजन ने क्या किया, एक कंपार्टमेंट में पेट्रोल जली तो उसने उससे हीट को एक्सट्रैक्ट किया। उस हीट में से कुछ से तो गाड़ी चला दी, यानी कि टेक्निकली वर्क कर लिया। तो बाकी क्या किया, सिंक के थ्रू रिलीज कर दी। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन H, जो ये वाली हीट होगी वो लो और वर्क डन वाली हीट के बराबर हो, QH L प्लस W के बराबर। कितना बच्चों कर लिया? अब बच्चों अभी भी हमने सीखा था इफिशियंसी ऑफ साइकिल। नेक्स्ट बच्चों इसमें लिख लो इफिशियंसी। इफिशियंसी को बच्चों ईटा से डिनोट करते हैं। वो तुम्हारे पास क्या होगा, वर्क अपॉन पॉजिटिव हीट, हीट सप्लाई। ठीक है। अब वर्क बच्चों तुम्हारे पास क्या हो गया, वर्क बच्चों यहां से देखो QH माइनस QL, QH माइनस QL अपॉन QH। बच्चों देखो QH माइनस QL वर्क हो गया। अब ये तुम्हारे पास इफिशियंसी आ गई। बच्चों वापस समझो, अगर तुम्हें इफिशियंसी लिखना है तो इफिशियंसी तुम्हारी क्या होगी, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। ठीक है भाई। अब वर्क डन यहां से लिखोगे तो QH माइनस QL, तो QH माइनस QL अपॉन QH। समझ गए बच्चों? कोई तकलीफ? ठीक है। बच्चों बाई चांस कभी फॉर्मूला भूलो तो बहुत सिंपल वे में तुम सोच लो। मान लो तुमने 200 हीट दी, 30 वर्क किया, 170 बाहर निकाल दी, तो वर्क 30 अपॉन 200, तो वर्क अपॉन हीट सप्लाई। अब वो एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हो। फॉर्मूला भूलो तो बड़ी बात नहीं है, हाथों हाथ तुम सॉल्व करके निकाल सकते हो। अब ये क्लियर है? ओके। बच्चों अभी भी हमने कार्नोट साइकिल पढ़ा था, याद है? बच्चों जो हमने कार्नोट साइकिल इधर, जो हमने कार्नोट साइकिल पढ़ा था, कार्नोट साइकिल, तो उसकी इफिशियंसी क्या आई थी, 1 - TH और TL/TH। अब वापस समझो, जो हीट इंजन
कार्नोट साइकिल फॉलो करता है उसे हम बोलते हैं कार्नोट इंजन। क्या बोलते हैं? कार्नोट इंजन। जो हीट इंजन कार्नोट साइकिल फॉलो करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? कार्नोट इंजन। कार्नोट जो इंजन रहता है वो सारे इंजन में सबसे इफिशियंट होता है। मोस्ट इफिशियंट इंजन तुम्हारा कौन सा होता है? कार्नोट इंजन। ये पॉइंट क्लियर है? अब बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल बेसिक पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। समझ गए? अब यहां तक सबने कर लिया, आगे बच्चों लिख लो कार्नोट इंजन। बच्चों ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वो हम पहले ही बना चुके हैं, केवल बस पॉइंट्स लिख लो। बच्चों केवल पॉइंट्स लिख लो, डायग्राम हम पहले ही बना चुके हैं। इट इज मैक्सिमम इफिशियंट इंजन विच वर्क बिटवीन टू टेम्परेचर। सर तो बच्चों याद करो, हमने कार्नोट साइकिल देखा था T1 T2, दो ही टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा। ये मैक्सिमम इफिशियंट इंजन होता है जो कि दो टेम्परेचर के बीच में वर्क करता। तो इट इज मैक्सिमम इफिशियंट इंजन विच वर्क बिटवीन टू टेम्परेचर। ठीक है भाई। इंजन विच फॉलोज कार्नोट साइकिल इज कॉल्ड कार्नोट इंजन। जो इंजन कार्नोट साइकिल फॉलो करेगा उसको तुम क्या बोलोगे? कार्नोट इंजन। जो इंजन कार्नोट साइकिल फॉलो करेगा उसको तुम क्या बोलोगे? कार्नोट इंजन। अब इसकी इफिशियंसी लिखोगे तो वर्क अपॉन क्यू एच, तो कि बच्चों हम निकाल चुके हैं 1 - टी लो अपॉन टी हाई। तो इस इंजन की इफिशियंसी लिखोगे तो ये हो जाएगी वर्क अपॉन हीट सप्लाइड 1 - टी लो अपॉन टी हाई। बच्चों बताओ टेम्परेचर किस में लोगे? याद रहे जहां भी टेम्परेचर यूज हुआ है वो केल्विन में हो। अब बच्चों इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा इफिशियंट इंजन कौन सा होता है, तो आंसर क्या होगा? कार्नोट इंजन। सबसे इफिशियंट इंजन क्या होता है? कार्नोट इंजन। ठीक है। अब इतना नोट कर लिया सबने? अब एग्जाम्पल इसमें तुम लिखो, एग्जाम्पल बच्चों लिख लो। कार्नोट इंजन, एक कार्नोट इंजन वर्क बिटवीन, कार्नोट इंजन वर्क बिटवीन, वर्क बिटवीन 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। कार्नोट इंजन वर्क बिटवीन 27 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस। कार्नोट इंजन वर्क बिटवीन 27 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री। ठीक, आगे लिख लो। इफ इंजन, इफ इंजन, इफ इंजन extract, if engine extract, engine extract 1000 joule heat, if engine extract 1000 joule heat from source, from heat source, if engine extract 1000 joule heat, 1000 joule heat
from source, 1000 joule heat from source, then calculate work done, then calculate work done and efficiency of cycle, then calculate work done and efficiency of cycle. बच्चों सेल्फ से अटेम्प्ट कैलकुलेट वर्क डन एंड इफिशियंसी ऑफ साइकिल। तो बच्चों सबसे पहले इफिशियंसी निकालो, सीधा सा फॉर्मूला है, बोलो कितना आएगा? सही है 0.25। इसी को परसेंटेज में चाहिए हो तो 25%। ठीक है 25% बच्चों वो इफिशियंट है। कैसे निकालोगे? यही फॉर्मूले से। बच्चों अब अगर मैं इसकी इफिशियंसी लिखता हूं, देखो 1 माइनस लो टेम्परेचर बच्चों 27, केल्विन में कन्वर्ट करोगे कितना आएगा? 300। हाई टेम्परेचर 400, 1 माइनस 3/4, 1/4 0.25 या 25%। बोलो बच्चों कोई तकलीफ? क्लियर है ये? ठीक है अब वापस देखो, इफिशियंसी 25%। बच्चों इसने हीट कितनी एक्सट्रैक्ट की? 1000। उसका 25% ही ये काम करेगा, इसकी इफिशियंसी 25%। जैसे तुम फीस भले ही 100% भर रहे हो, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान तुम्हारा 25% है, तो फीस 25% ही मानी जाएगी। तो ऐसे ही समझो, उसने 1000 जूल हीट ली, 1000 जूल हीट ली, लेकिन इफिशियंसी 25%। तो वर्क कितना माना जाएगा? वर्क अपॉन क्यू एच 1/4, वर्क अपॉन 1000 1/4, 250 जूल इसने वर्क की। बताओ बच्चों कोई तकलीफ इधर? ठीक है अब बच्चों वापस समझो, 1000 उसने हीट ली, 250 वर्क किया, तो बाहर कितनी हीट रिलीज की? अगर क्वेश्चन में पूछता है कि बाहर रिलीज हीट बताओ, क्या आंसर होगा? ठीक है अब वापस समझो बच्चों, क्वेश्चन अब ये पूछा जाता है, कोई और कंपनी है, मान लो कोई और कंपनी है, वो ऐसा क्लेम कर रही है, उसने इतना अच्छा इंजन बनाया है जो कि 27 और 127 के बीच में काम कर रहा, 27 सर 27 एंड 127 पे काम कर रहा, और उसकी इफिशियंसी 30% है। तो वो कंपनी सही बोल रही है कि गलत? क्यों गलत बोल रही है? क्योंकि बच्चों सबसे ज्यादा इफिशियंसी कार्नोट इंजन की हो सकती, सबसे ज्यादा इफिशियंसी कार्नोट इंजन की हो सकती, उससे ज्यादा इफिशियंसी क्लेम कर रहा, गलत बोल। तो अगर वो कंपनी बोल रही है कि इन दोनों टेम्परेचर के बीच में उसकी इफिशियंसी 30% है, मतलब वो गलत बोल। अब मान लो बोल रही है कि 35% है, तब अगर बोल रही है 22% है तो सही हो सकती, तो हो सकता है कि भाई वो सही बोल रहा, लेकिन इन दोनों के केस में तो पक्का गलत। अगर वो बोल रही है 18% है तो सही हो सकता है। अभी ये क्लियर है? अब बच्चों इसके क्वेश्चंस में ऐसे घुमा फिरा के डेटा बदला जाता है, तुम कर सकते। अब बच्चों वापस मुझे बताओ, इफिशियंसी का फॉर्मूला 1 माइनस टी लो अपॉन टी हाई। मान लो बच्चों इधर, मान लो मुझे 100% इफिशियंसी चाहिए, मतलब 1 इफिशियंसी चाहिए, तो लो टेम्परेचर को कितना कर दूं कि 100% इफिशियंसी आ जाए? 0। अब लो टेम्परेचर 0 केल्विन में, बताओ केल्विन में 0 टेम्परेचर पॉसिबल है? तो कभी भी 0 केल्विन पॉसिबल नहीं है, कभी भी 0 केल्विन पॉसिबल नहीं है। उस वजह से कभी भी 100% इफिशियंट इंजन नहीं बन सकता। ऐसे बताओ, हाई टेम्परेचर ना कर दें कि इफिशियंसी बना जाए? इनफाइनाइट। अब बताओ हाई टेम्परेचर इनफाइनाइट हो सकता है?
पेट्रोल को जलाने से तुम कभी इन्फानाइट टेम्परेचर ला पाओगे? डीजल को जला लो, पेट्रोल को जला लो, एटम बम भी फोड़ दोगे तो भी करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, पर इन्फानाइट नहीं होगा। तो हाई टेम्परेचर कभी भी इन्फानाइट नहीं हो सकता, उस वजह से कभी भी इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती। तो इंजन की इफिशियंसी 100% क्यों नहीं हो सकती? ना तो लो टेम्परेचर जीरो हो सकता है, ना ही हाई टेम्परेचर इन्फानाइट हो सकता है। ये पॉइंट बच्चों समझ गए? ठीक है। अब बच्चों तुम देखो, एक इस तरह का DPP-2 मिला होगा आज, मिला है बच्चों DPP-2? ठीक है। इसमें बच्चों फर्स्ट पेज के क्वेश्चन देखो, अप टू क्वेश्चन 11, अप टू क्वेश्चन नंबर 11। ये सारे क्वेश्चन बच्चों इसी कार्नोट इंजन पे बेस्ड, सारे क्वेश्चन इसी कार्नोट इंजन पे बेस्ड है। वो तुम अटेम्प्ट कर लेना, उसे फिर हम डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट पेज के सारे क्वेश्चन इसी एक फॉर्मूले वगैरह पे फोकस करना, उससे हो जाएंगे। हाँ, DPP-2 आज मिली होगी। हाँ, DPP-2 बच्चों एक सिंगल पेज की सीट मिली है, उस पर लिखा है DPP-2। तो उसके फर्स्ट पेज के अप टू 11 क्वेश्चन तुम कर लेना, उसे हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी बच्चों फिर देखते हैं।